हेलो स्टूडेंट, सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं कांची शेरवानी आज आपको पढ़ाऊंगी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 है पुष्पीय पादपों की आकारकी एवं रूपांतरण। पुष्पीय पादपों में जो पुष्प धारण करते जो पादप, उनके जो आकारकी होती है, मतलब उसमें कौन कौन से संरचना पाए जाते हैं और उनमें रूपांतरण के पश्चात कौन कौन से संरचना किस किस रूप में परिवर्तित होती है, उसके बारे में डिटेल से अध्ययन हम लोग इस चैप्टर में करेंगे, है ना। तो हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। अगर इस चैप्टर को हम लोग स्टार्टिंग करते हैं तो इसका अगर हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं तो इंट्रोडक्शन में बोलता है कि किसी भी जीव की संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, उसका आकारिकी कहलाता है। जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जो बॉडी पार्ट्स होता है किसी भी जीव का, उसका अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आकारिकी। बाह्य लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है, बाह्य आकारिकी। बाह्य लक्षण मतलब जैसे अगर हम लोग किसी पादप के बारे में बात करते हैं तो बाह्य लक्षण कैसे हैं उसके तना हो गया, पत्ती हो गया, है ना, आपका पुष्प हो गया, इन सब के बारे में अगर बात करते हैं तो उसको बोलेंगे बाह्य आकारिकी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। तथा आंतरिक लक्षणों का जो संरचना, जो आंतरिक लक्षण होते हैं उसको अगर उनकी संरचना का अध्ययन करते हैं तो उनका आंतरिकी एनाटॉमी के अंतर्गत किया जाता है। अगर देखेंगे तो जीवों के स्वरूप और उनके बाहरी आकार का अध्ययन करने वाली जो जीव विज्ञान की शाखा होती है उसे आकारिकी कहते हैं। आकारिकी का ज्ञान क्या होता है, वर्गीकरण एवं जीवों के बीच तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि प्रकृति में लाखों प्रकार के आवृत्त बीजी पौधे उपस्थित है। प्रकृति जो है उसमें लाखों प्रकार के आवृत्त बीजी पौधे जो हैं वो उपस्थित है। इनमें प्रजाति विविधता भी काफ़ी अधिक है। आकारिकी के महत्व एवं क्षेत्र। आकारिकी हम लोग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और किस किस क्षेत्र में हम लोग किस किस क्षेत्र में उसका अध्ययन करते हैं उसको देखें। प्रजाति विविधता की अधिकता के कारण पौधे की पहचान करना कठिन है। प्रजातियों में बहुत सारी विविधता है, एक ही प्रजाति के बहुत सारे अलग अलग पादप है ना, तो उन सब में उनका बहुत सारा अधिकता होने के कारण, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा अधिक होने के कारण पौधे की पहचान करना कठिन है। इसके लिए आकारिकी का ज्ञान होना जीवों के पहचान के लिए अत्यावश्यक है। आकारिकी का ज्ञान होना मतलब किस आकार का जो पौधा है वो कौन सी प्रजाति का है और कौन से कुल का है, उसका ज्ञान होना। उसके लिए क्या हम लोग उसको देख के ही तो बता सकते हैं। अब उनके पास मुंह नहीं होता है कि वो आपको बताएगा कि मैं इस का हूँ या फिर अपना इंट्रोडक्शन दे, है ना। तो जो पादप होते हैं वो क्या करते हैं, उनका जो बाह्य स्वरूप होता है उसकी जानकारी हम लोगों को रखना होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, उनका पहचान होता है। इसका समुचित अध्ययन वर्गीकरण के आधार पर प्रदान करता है। इसके ज्ञान से जैव विविधता के विभिन्न स्वरूपों के बीच तुलनात्मक अध्ययन करना आसान हो जाता है। यदि हम लोग जब किसी भी पादप के बाह्य आकारिकी के बारे में बात करते हैं तो जैव विविधता के विभिन्न जो स्वरूप है, जैव विविधता है ना, जैव विविधता क्या होती है, जीवों में विविधता विभिन्नताएं जो होती है, तो उनका जो विभिन्न स्वरूप है उनके बीच क्या होता है, तुलनात्मक अध्ययन। हम लोग बोलते हैं ना कि किसी भी दो व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो पहला वाला जो व्यक्ति है उसमें ये कमी है या फिर ये अच्छाई है, दूसरा वाला व्यक्ति की है इसमें क्या कम है क्या ज़्यादा अच्छा है, इसके बारे में हम लोग तुलनात्मक अध्ययन, दो व्यक्तियों के या फिर दो अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करते हैं उसको बोलते हैं तुलनात्मक अध्ययन। आकारिकी के विस्तृत अध्ययन के कारण आनुवांशिकी, पारिस्थितिकी इत्यादि के क्षेत्र में भी अध्ययन करने में मदद मिलता है। अगर हम लोगों को उसका अध्ययन, आकार का अध्ययन हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में कर सकते हैं तो उसका जो आनुवांशिक होता है, जेनेटिक, वो कैसे रूप में होता है, कैसा होता है, उसका जो पारिस्थिति होता है, पारिस्थितिक मतलब उसका जो एनवायरनमेंट होता है वो कैसा होता है, उस क्षेत्र के भी अध्ययन करने में सहायता मिलती है। इसके अध्ययन से पादप अभिजनन, प्लांट ब्रीडिंग के क्रम में कराए जा रहे संकरण प्रयोगों के निष्कर्ष को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्लांट जो ब्रीडिंग होता है ना, उसका भी आसानी से निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं तथा उसे सही रूप में विश्लेषित करने में मदद मिलती है। आकारिकी अध्ययन से जीवों में पाए जाने वाले अनुकूलनों का पता चलता है। आकारिकी का अध्ययन करते हैं तो हमको पता चलता है कि वो कौन से जगह में, कैसे वातावरण में वो सर्वाइव कर पाता है, प्लांट जो होता है कैसे वातावरण में जीवित रह पाता है, तो इससे उनके अनुकूलनों का पता चलता है। इसके अध्ययन से जीवों की अवस्था एवं उम्र का भी पता चलता है ना। जब हम लोग आकार का अध्ययन करते हैं, जैसे कोई पौधा, कोई भी जो हम लोग छोटा सा प्लांट लगाते हैं या फिर बीज जो अंकुरित होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है, तो हम लोगों को उनका जो साइज़ होता है, उनका जो आकार होता है, शेप साइज जो होता है, उसके आधार पर हम लोग उसके जीवन की अवस्था का उम्र पता लगा सकते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं पुष्पीय पादप के भाग।
पुष्पीय पादप में कौन कौन से भाग होते हैं? पुष्पीय पादप मतलब जिसमें जो पादप जो होता है जिसमें फ्लावर आते हैं, है ना, पुष्प आते हैं, फूल आते हैं, फूल उगते हैं, उसको बोलते हैं पुष्पीय पादप। अगर विविधता देखेंगे तो विविधता तो बहुत सारी होती है आवृतबीजी पौधे में, जो क्या होती है, वोल्फिया से लेकर 325 तक की ऊंचाई वाले यूकैलिप्टस रिंगेंस के द्वारा निरूपित होते हैं। इन दोनों परिसीमाओं के बीच इसके अंतर्गत लाखों पौधे आते हैं, मतलब बहुत छोटी सी पुष्प वाले पौधे से बहुत बड़ी पुष्प वाले पौधे के बीच में बहुत सारी विविधताएं होती है ना। इसके अंतर्गत लाखों पौधे आते हैं। इनके बाह्य आकार में संरचनात्मक समानता पाई जाती है। जो बाह्य आकार होता है मतलब जो प्लांट का बॉडी स्ट्रक्चर होता है पौधे का, उसमें क्या होता है, बाह्य आकार जो होता है उसका पत्ती, तना वगैरह जो होता है, जड़ वगैरह, उसमें समानताएं पाई जाती है, संरचनात्मक समानताएं। वह है जड़ तंत्र, प्ररोह तंत्र, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। जड़ तंत्र क्या होता है, जो जमीन के नीचे का भाग होता है जड़, है ना, उसको बोलते हैं जड़ तंत्र। और जो पौधे ऊपर, जो जमीन के ऊपर का भाग दिखाई देता है, उसको बोलते हैं शूट सिस्टम, प्ररोह तंत्र। जड़ तंत्र प्रायः भूमिगत होता है तथा भ्रूण के मूलांकुर से बनता है। कोई भी बीज जो होता है वो भ्रूण होता है ना, वो क्या होता है, मूलांकुर होता है, अंकुरण होता है उसमें, तब तो कोई नया पौधा बनता है। तो जड़ कहाँ से बनता है, पहले जड़ बनता है उसके बाद तो पौधा बनता है ना, ये हो गया, ठीक है। यह प्राथमिक जड़, द्वितीयक जड़ तथा तृतीयक जड़ों का बना होता है। जो जड़ होता है उसमें भी अलग अलग स्टेजेस होती है, तो वो क्या होता है, प्राथमिक जड़, द्वितीयक जड़ और तृतीयक जड़ से बना होता है। आवृतबीजी पादप का प्ररोह तंत्र पौधे का वह भाग है जो सामान्यतः कहाँ होता है, भूमि से ऊपर दिखाई देता है। मतलब जो जमीन के ऊपर हम लोगों को प्लांट का भाग दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम, प्ररोह तंत्र बोलते हैं। तथा बीज के अंकुरण के समय प्रांकुर से विकसित होता है। बीज का जब अंकुरण होता है ना, तो बीज के अंकुरण के समय क्या होता है, ये प्रांकुर से निर्मित होता है। दो चीज होती है, बीज जो होता है, इस ये जो बीज है उसमें दो चीज निकलती है ना, एक निकलता है ऊपर, एक निकलता है नीचे। तो ये क्या बनाता है, शूट सिस्टम बनाता है। क्या बनाता है, शूट सिस्टम। सॉरी, ये बनाता है रूट सिस्टम और ये बनाता है शूट सिस्टम। तो तना, उसकी शाखाएं, पत्तियां, पुष्प, फल एवं बीज का बना होता है। पौधे की इन संरचनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसे कायिक अंग वेजिटेटिव ऑर्गन और जनन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है। देखो देखो बीज, कोई भी बीज होता है वो दो भाग निकलते हैं। उसका मूलांकुर जो होता है वो जड़ तंत्र बनाता है, जो प्रांकुर होता है वो मूल तंत्र, प्ररोह तंत्र बनाता है, ठीक है। अब जो जड़ होता है वो तीन भागों में बटा होता है। हम लोग आगे डिटेल में अध्ययन पढ़ेंगे, हम लोग एक सामान्य जानकारी बता रहे हैं इसमें। तो जो जड़ होता है वो तीन भागों से मिलकर बना होता है, द्वितीयक और तृतीयक जड़ तंत्र, है ना, जड़। और जो उसका फिर प्ररोह तंत्र होता है वो तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल, बीज आदि में विभाजित रहता है। अब उसमें डिफरेंसेस होते हैं ना, तो उसमें क्या उसमें क्या होता है, वो दोनों जो होते हैं, मतलब ऊपर जो आपका प्ररोह तंत्र होता है वो भी दो भागों में मिलकर बना होता है। कायिक भाग, और कायिक भाग बोलते हैं, और एक बोलते हैं जनन भाग। जो कायिक भाग होता है उसमें क्या होता है, कायिक भाग हो गया और जनन भाग हो गया, परिपक्वता आ जाने पर उत्पन्न होते तथा प्रजनन का कार्य करते हैं। कायिक अंग पौधों में पोषण, वृद्धि, मरम्मत आदि का कार्य करते हैं। कायिक अंग जो क्या कार्य करते हैं, पौधों में पोषण करते हैं, है ना, वृद्धि करते हैं, मरम्मत आदि का कार्य करते हैं। मरम्मत, जो पौधों को अगर चोट लग जाती है तो उसको भरने का कार्य कौन करता है, तो आपका है कायिक अंग। फिर तथा अपनी सक्रियता के फलस्वरूप पौधे में जनन अंगों के निर्माण एवं प्रजनन के मार्ग को प्रशस्त करता है। ये है आपका पुष्पीय पादप के भाग। देखो इसमें क्या क्या है, ये जड़ है, हम लोगों ने पहले पढ़ा जड़, है ना, यहाँ पे बीज दबा होगा तो ये जड़ निकला। इसमें प्राथमिक मूल, द्वितीयक मूल, तृतीयक मूल भी होते हैं, किसी किसी में इसको बोलते हैं मूल तंत्र, है ना, या फिर जड़ तंत्र, मूलांकुर से निकले हैं। फिर निकलता है, देखो इसमें आते हैं इंटरनोड, कलिका, है ना, आपका तना, फल, पुष्प, तना, स्तंभ, प्ररोह तंत्र, इसको बोलते हैं शूट सिस्टम। क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम। ये है आपका पौधा, एक पुष्पीय पादप का एक भाग, ठीक है। अगर जड़ की आकारिकी देखेंगे, जड़ का मार्फोलॉजी देखेंगे, तो किसी पादप का जो मुख्य जड़ होता है तथा उससे जुड़ी सभी शाखाएं जो होती हैं वो सब मिलकर उस पादप के जड़ तंत्र का निर्माण करती है। कोई भी पादप का जड़ जो होता है उससे जुड़ी सभी शाखाएं, इस प्रकार का जड़ होता है ना। तो ये क्या हो गया, एक जड़ से क्या निकलते हैं, बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं। उन शाखाओं को सबको एक साथ क्या बोलते हैं, उसका जड़ तंत्र कहते हैं, रूट सिस्टम कहते हैं। अगर इसको परिभाषिक दृष्टि से देखेंगे तो डिसेंडिंग एक्सिस में, मतलब जो
अवरोही अक्ष जो होता है, घटते क्रम बोलते हैं ना अवरोही को, है ना, तो जो कि प्रकाश के विपरीत तथा जल एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की ओर वृद्धि करता है, जड़ कहलाता है। प्रकाश के विपरीत, प्रकाश कहाँ से आता है, प्रकाश ऊपर से आता है, तो प्रकाश ऊपर से आता है तो विपरीत क्या हो गया, नीचे की ओर हो गया, है ना। जल और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की ओर, गुरुत्वाकर्षण कहाँ जाता है, नीचे की ओर जाता है, तो उसकी ओर वृद्धि करता है, वो क्या कहलाता है, आपका जड़ कहलाता है। तो आपको 1-2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जड़ किसे कहते हैं। अब देखते हैं जड़ का लक्षण। जड़ क्या होती है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होते हैं, मतलब जहाँ पे गुरुत्वानुकर्षण का जो बल होता है उसकी ओर अट्रैक्ट करते हैं, खिंचाते हैं। एवं ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होते हैं। ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती का मतलब क्या होता है कि देखो आपका जो प्रकाश है, सनलाइट जो होता है वो कहाँ से आता है, ऊपर से आता है, तो जो जड़ होता है वो नीचे की ओर वृद्धि करता है ना, जड़ ऊपर की ओर तो वृद्धि नहीं करता, जड़ नीचे की ओर वृद्धि करता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती। क्योंकि है ना, जड़ें सामान्यतः पर्णहरिम रहित होती है। पर्णहरिम इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता या फिर कोई भी चीज़ नहीं पाई जाती है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोरोफिल एब्सेंट। कुछ जड़ें जो होती है वो बहुत समय तक प्रकाश में रहने के कारण हरे हो जाती है। कुछ जड़ें जो है अपवाद स्वरूप हम लोग कुछ जड़ें बोल सकते हैं, वो क्या होती है, अगर जब प्रकाश में रहती है तो हरी हो जाती है तथा प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है, जैसे कि ट्रोपा की, टिनोस्पोरा की आदि। ये सब क्या है, अपवाद है, ठीक है। शीर्ष भाग के प्रतिरक्षा हेतु जड़ के शीर्ष पर टोपीनुमा संरचना होती है। जो जड़ होता है वो बहुत सारी शाखाओं में बटी होती है, लेकिन जो उसका शीर्ष भाग होता है, मतलब जो आगे वृद्धि करती रहती है, उसमें क्या पाया जाता है, टोपीनुमा संरचना होती है, जिसे क्या बोलते हैं, रूट कैप कहते हैं, मूल छाद बोलते हैं, रूट कैप बोलते हैं, ठीक है। जड़ों की पार्श्वीय मूलों का उत्पादन अंतर्जात इंडोजीनस प्रकार का होता है और यह प्रायः परिरंभ प्रदेश की कोशिकाओं से विकसित होते हैं। जड़ों की जो पार्श्व मूल होते हैं, मतलब जो शाखाएं होती है इस प्रकार की जो अलग अलग निकली हुई होती है, वो क्या होती है, अंतर्जात होती है, इंडोजीनस प्रकार की होती है और ये प्रायः पेरिसाइकल प्रदेश की कोशिकाओं से विकसित होती है ना। कोशिका कैसे होता है, उसमें एंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस, एक्सोडर्मिस, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल ऐसे लाइन से पाया जाता है। कोशिका जब हम लोग देखेंगे कोशिकीय संरचना तो उसमें पता चलेगा कि पेरिसाइकल जो होता है, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल इस टाइप से पाया जाता है। तो जो पेरिसाइकल जो प्रदेश होता है, पेरिसाइकल जो रीजन होता है, वहाँ से जड़ें क्या होती है, जड़ों का निर्माण होता है। जड़ें पर्व और पर्व संधियों में विभेदित होते हैं, नोड्स और इंटरनोड्स में विभेदित होते हैं। जड़ों के रोम एक कोशिकीय होते हैं। ये जो जड़ है उसमें पतले पतले छोटे छोटे रेशे पाए जाते हैं। उस रेशों को क्या, वो जो रेशे होते हैं वो किससे बने होते हैं, एक कोशिका से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, एक कोशिका से, ठीक है। प्रायः जड़ों का रंग मटमैला होता है क्योंकि वो मिट्टी में दबा रहता है। इसका संरचना या संरचनात्मक भाग जो होता है पूर्ण विकसित जड़ के निम्नांकित भाग होते हैं। अगर इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनोग्राफिकल रीजन ऑफ रूट देखेंगे, अगर संरचना इसकी बाह्य संरचना या संरचनात्मक भाग देखेंगे तो यह पूर्ण विकसित जड़ के निम्नांकित भाग हो सकते हैं। मूल टॉप क्षेत्र क्या है, मूल टॉप क्षेत्र, जिसको क्या बोलते हैं, रूट कैप रीजन। जड़ के शीर्ष की, जो जड़ का जो शीर्ष होता है, मतलब नीचे की ओर होता है, वो क्या होता है, प्रतिरक्षा हेतु उसके अग्रस्थ हिस्से पर टोपीनुमा संरचना पाया जाता है, जो कि कैलिट्रोपजन नामक प्रविभाजी ऊतक का बना रहता है, जिसे क्या बोलते हैं, मूल टॉप या जड़ के शीर्ष का उतना हिस्सा मूल टॉप क्षेत्र के अंतर्गत आता है। विभाजित क्षेत्र या वर्धी क्षेत्र, बी है विभाजित क्षेत्र, वर्धी क्षेत्र। मेरिस्टेमेटिक रीजन और ग्रोइंग रीजन। टोपी के नीचे लगभग की 1 मिलीमीटर की भाग जो होती है वो वर्धी क्षेत्र कहलाती है, क्योंकि इस क्षेत्र की समस्त कोशिकाएं विभाजनशील होती है। वह जहाँ पे टोपी होता है ना, जहाँ पे मूल टॉप लगा होता है, उसके जो पीछे की भाग होती है वो लगभग 1 मिलीमीटर तक क्या कहलाती है, वर्धी क्षेत्र की कहलाती है, क्योंकि उनकी जो कोशिकाएं हैं वो कंटिन्यूअस सेल डिवीजन करते रहता है, विभाजनशील होता है, ठीक है। फिर है दीर्घाकरण क्षेत्र, रीजन ऑफ इनलोंगेशन। यह क्षेत्र जो होता है विभाजित क्षेत्र के ऊपर लगभग 2.5 मिलीमीटर के क्षेत्र के रूप में स्थित होता है। कितने की, 2.5 मिलीमीटर के क्षेत्र के। इसकी कोशिकाएं जो होती है वो लंबाई में वृद्धि करती है और यह क्षेत्र जो होता है वह जड़ की लंबाई में वृद्धि का कार्य करता है। यह जो क्षेत्र होता है वो क्या करता है, जो जड़ होती है उसकी लंबाई में वृद्धि करती है। यह प्रदेश मुख्यतः जल के कुछ मात्रा के साथ साथ खनिज के अवशोषण से संबंध होता है। जो वर्धी क्षेत्र के बाद जो दीर्घाकरण का क्षेत्र होता है लगभग 2.5 मिलीमीटर के क्षेत्र के रूप में स्थित होता है, उसको क्या बोलते हैं, मुख्यतः जल के कुछ मात्रा के साथ साथ खनिजों का अवशोषण भी कर सकता है। फिर है मूल रोम प्रदेश, रूट हेयर रीजन्स।
हेयर्स रीजन, रोमों की सघनता की उपस्थिति वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? जो छोटे छोटे बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? मूल रोम प्रदेश कहते हैं। यह रोम 10-15 दिन बाद नए मूल रोम द्वारा क्षेत्र मूल होते रहते हैं। यह प्रदेश में, यह जो होते हैं प्रदेश परिपक्व क्षेत्र से संसर्ग में होता है। फिर है स्थायी प्रदेश या परिपक्व प्रदेश, है ना। यह मूल रोम के ऊपर स्थित क्षेत्र होता है। इसकी पहचान इस क्षेत्र में उपस्थित जड़ों की शाखाओं से होती है। पौधे को भूमि में स्थिर बनाए रखने का कार्य करते हैं। ठीक है, यह आपका मूल शीर्ष के क्षेत्र जो है, इसमें मूल देखो ये क्या है आपका, जो नीचे वाला भाग होता है मूल टॉप कहलाता है ना, मूल टॉप, रूट कैप बोलते हैं जिसको। फिर ये मेरिस्टेमेटिक सक्रियता क्षेत्र, ये है दीर्घाकरण क्षेत्र जो होता है 2.5 मिलीमीटर के क्षेत्र। फिर होता है ये मूल रोम और ये है परिपक्वन क्षेत्र। क्लियर। फिर अगर देखते हैं जड़ तंत्र, तो जड़ तंत्र कैसे होते हैं और किस भागों में इनको विभाजित किया गया है, आइए देखते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर जड़ तंत्रों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है मूसला जड़ तंत्र और दूसरा है अपस्थानिक जड़ तंत्र। मूसला जड़ तंत्र और अपस्थानिक जड़, 2 प्रकार के जड़ तंत्र होते हैं, मूसला जड़ तंत्र और अपस्थानिक जड़ तंत्र। प्रायः जो जड़ होते हैं वो भ्रूण के मूलांकर से निकलते हैं, जिसको मूसला जड़ टैप रूट कहते हैं, जो रेडिकल से अंकुरण के फलस्वरूप विकसित होते हैं। ऐसे जड़ को क्या बोलते हैं? मूसला जड़ कहते हैं। मूलांकुर से जो विकसित होते हैं ऐसे जड़ को क्या बोलते हैं? मूसला जड़ कहते हैं। मूलांकुर से विकसित जड़ होने वाले मुख्य जड़ को प्राथमिक जड़ कहते हैं, जो पहले निकलता है ना। यहाँ बीज है तो ये क्या हो गया, ये पहले निकला, तो इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी बोलेंगे। ठीक है, प्राइमरी जड़ कहते हैं, प्राइमरी रूट कहते हैं। यह जड़ अन्य शाखाओं से मोटी होती है। ये क्या होती है? अन्य शाखाओं से मोटी होती है और अधिक गहराई तक जाती है। इससे कई शाखाएं निकलती है, जिसे द्वितीयक जड़ कहते हैं। द्वितीयक जड़े से उत्पन्न होने वाली शाखाएं जो होती है वो तृतीयक कहलाती है। इस प्रकार बने प्राथमिक जड़ तथा उसकी शाखाओं को एक साथ मूसला जड़ तंत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राथमिक। देखो ये जो हो गया आपका, ये बीज है, यहाँ से मूलांकुर निकला। ठीक है, ये क्या हो गया? मोटा हो गया, है ना। अब इससे एक और शाखा निकला। ठीक, इससे बहुत सारी शाखाएं निकली। अब इन शाखाओं से भी शाखाएं निकले, तो ये क्या है? मूलांकुर हो गया, है ना। फिर इसके बाद जो मोटा होता है ये नीचे तक जाता है। ठीक, ये हो गया प्राइमरी रूट। फिर ये हो गया दूसरा जो शाखा यहाँ से निकला, है ना, वो क्या हो गया? सेकेंडरी। और ये हो गया टर्सरी। यह जड़ तंत्र द्विबीजपत्री पौधों की लाक्षणिक विशेषता है। क्या है? द्विबीजपत्री पौधों की लाक्षणिक विशेषता। द्विबीजपत्री पौधों में अधिकतर मूसला जड़ तंत्र पाया जाता है। यह भूमि में बहुत गहराई तक वृद्धि करते हैं और पौधों को मजबूती से स्थिर और खड़ा रखने में मदद करती है। उदाहरण है आम, अमरूद, कटहल, शीशम, शाल, नीम, पलाश, सागौन, चना, मटर, आलू इत्यादि। ठीक है, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं मूसला जड़ तंत्र के? तो आम, अमरूद। इसके जो मूसला जड़ तंत्र जो जिस पौधे में पाए जाते हैं वो पौधा बड़ा वृक्ष के रूप में होता है। जो पौधा होता है वो बड़ा होकर वृक्ष का रूप धारण करता है और बहुत सालों तक जीवित रहता है, जैसे आम, अमरूद, कटहल, शीशम, शाल, नीम, पलाश, सागौन, चना, मटर, आलू आदि। क्लियर। ये है मूसला जड़ तंत्र का डायग्राम। फिर है अपस्थानिक जड़। प्रायः एक बीजपत्रीय पौधों में यह अंकुरण के कुछ समय के बाद मूलांकुर के द्वारा बनाए जाने वाले जड़ की वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है ना। मूलांकुर है, यहाँ से ये भी निकला। ठीक है, इसके द्वारा मूसला जो जड़ की वृद्धि क्या हो गई? यहाँ पे आने के बाद रुक गई। ठीक, उसके स्थान पर प्रांकुर के आधार पर तने के आधारीय भाग से, यहाँ से प्रांकुर निकला है तो यहाँ से बहुत सारी शाखाएं निकलनी प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार की अनेक छोटी छोटी संरचनाएं जो होती है वो निकलना प्रारंभ हो जाती है। रेशे की तरह समूह में जड़ें विकसित हो जाती है। इस प्रकार अर्थात मूलांकुर को छोड़कर पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाले जड़ को, यदि मूलांकुर के जड़ को छोड़ दे और पौधे के किसी अन्य भाग से निकलने वाले वृद्धि करने वाले जड़ को देखे तो उन जड़ों को क्या बोलते हैं? अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। ये जो जड़ें होती है वो भूमि में गहराई तक न जाकर केवल ऊपरी सतह एवं कम गहराई तक फैली होती है। कुछ द्विबीजपत्रीय पौधे जैसे कि बरगद, सेम,
सेमल, पान आदि में भी अपस्थानिक जड़ें मूसला जड़ तंत्र के साथ साथ उपस्थित होती है। जैसे कि अगर हम लोग बरगद में देखेंगे, सेमल में देखेंगे, पान हो गया आदि में भी अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। ये जड़ें जो होती है पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। एक बीजपत्री पौधे की लाक्षणिक विशेषता, यह उदाहरण है धान, गेहूँ, टाइफा, ट्रापा, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा इत्यादि। इनके तने के आधार के समूह में धागानुमा संरचना जो होता है विकसित होता है, तो इन्हें फाइब्रस झकड़ा रूट कहते हैं, झकड़ा रूट या फिर फाइब्रस रूट कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ से तना जो है, यहाँ से तना निकला है अगर, तो यहाँ से अगर निकला है छोटे छोटे हेयर निकलता जाता है और इसकी ये जड़ होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, झकड़ा मूल बोलते हैं, फाइब्रस रूट। ठीक है, फिर है जड़ों का रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। जब जड़ें अपने सामान्य कार्यों को छोड़कर कोई अविशेष कार्य करती है तो उसके अनुरूप उसके रचना, आकार और उनमें क्या होता है, उनके प्रकृति में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। इस प्रक्रिया को रूपांतरण कहते हैं। मतलब जो जड़ होता है उसका जो कार्य होता है, यदि उसको छोड़ दिया जाए तो वो अगर कोई स्पेसिफिक कार्य कर रहा है, कोई अन्य कार्य कर रहा है, तो उसमें जो उसका जो रचना होता है, उसका जो आकार होता है, उसमें प्रकृति आदि में परिवर्तन होता है, चेंजेस आता है ना। तो उस चेंजेस को क्या बोलते हैं, जड़ का रूपांतरण होना कहते हैं। क्या बोलते हैं, जड़ का रूपांतरण होना, मॉडिफिकेशन होना बोलते हैं। जड़ों में रूपांतरण जो होता है वो भोजन संग्रहण, यांत्रिक सहारा, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण इत्यादि कार्यों के लिए होता है। जब कोई जड़ होती है, अगर उसमें कोई चेंजेस आता है तो किस कारण आता है, कोई भी चीज़ होता है तो कोई ना कोई कारण तो होता है। वैसे ही अगर कोई जड़ जो होती है वो रूपांतरित होती है तो उसमें क्या कारण हो सकता है कि उसमें भोजन का संग्रहण नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसमें भोजन का संग्रहण करना है, या फिर उस पौधे को या उस प्लांट को क्या करना है, यांत्रिक सहारा प्रदान करना है, या फिर उसको श्वसन में प्रॉब्लम हो रहा है ना, या फिर प्रकाश संश्लेषण में। तो इस कार्य के लिए जो जड़ होते हैं वो रूपांतरित होते हैं। मूसला जड़ तंत्र के रूपांतरण, मूसला जड़ तंत्र के रूपांतरण क्यों और किस लिए होते हैं और कैसे होते हैं ये देखते हैं। अगर हम लोग एक रेखीय गति में देखेंगे, रेखित उसमें देखेंगे संरचना में, तो क्या होता है कि भोजन संग्रह के लिए, किसके लिए, भोजन संग्रह के लिए शंक्वाकार होता है, तरकु रूप होता है, कुंभी रूप होता है और कंदील होता है। अगर भोजन संग्रह के लिए देखेंगे तो जितने कंदील हो या कुंभी रूप वाले जो पौधे हैं, तरकु रूप शंक्वाकार वाले जो जड़ है, वो क्या कहलाते हैं, भोजन संग्रह के लिए रूपांतरित होते हैं। फिर यांत्रिक आधार हेतु पुष्पमूल, श्वसन हेतु न्यूमोटोफोर या श्वसन मूल, सजीवी अंतःक्रिया हेतु ग्रंथिकीय मूल। ठीक है, ये है आपका रूपरेखा किसका, मूसला रूपांतरण का। पहला देखते हैं हम मूसला जड़ तंत्र का रूपांतरण। मूसला जड़ तंत्र का रूपांतरण कैसे होता है, तो भोजन के पहला है भोजन के संग्रह के कारण क्या होता है, वो फूल जाता है तथा इनके आकार के आधार पर इन्हें अलग अलग प्रकार में विभेदित किया जाता है। तो कैसे कैसे विभेदित किया, अभी हम लोगों ने रूपरेखा में देखा। पहला था शंक्वाकार, कॉनिकल। क्या है, शंक्वाकार। ऐसी जड़ों में आधारीय भाग सर्वाधिक फूला होता है। जो आधार का बेसिक वाला जो भाग होता है वो कैसा होता है, बहुत फूला हुआ होता है, मोटा और अग्र हिस्सा की ओर क्रमशः पतला होते जाता है। क्या होता है, धीरे धीरे देखो आधार भाग जो होगा ऐसे फूला होगा और जैसे आगे बढ़ता जाएगा वो क्या होगा, पतला होते जाता है। इसमें खाद्य पदार्थों का संग्रह जो होता है वो हाइपोकोटाइल टाइप का, हाइपोकोटाइल क्षेत्र या प्राथमिक मूल जो क्षेत्र होता है उसमें होता है। उदाहरण है गाजर, ठीक है, तरकु रूप। इस देखना आप गाजर को देखेंगे तो इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है गाजर की। तो क्या है, आधार जो भाग है वो फूला हुआ है और नीचे का भाग क्या है, पतला रहता है ना। फिर है फ्यूजिफॉर्म, तरकु रूप। इस प्रकार के रूपांतरित जड़ में आधारीय तथा शीर्ष क्षेत्र क्रमशः पतला होता है तथा मध्यम भाग सर्वाधिक फूला हुआ तथा मोटा होता है। फ्यूजिफॉर्म जो होता है उसके अनुसार क्या होता है, जो रूपांतरित जड़ होते हैं उसके आधारीय भाग जो होता है वो शीर्ष क्षेत्र पतला होता है, क्षेत्र क्रमशः पतला होता है तथा मध्यम भाग सर्वाधिक फूला होता है। आधारीय भाग देखना, आप मूली को देखना, जो मूली होता है वो इस प्रकार से रहता है और बीच में ऐसे फूल जाता है, फिर सामने से पतला हो जाता है ना। तो उसका जो बेसिक वाला जो ऊपर वाला भाग होता है वो भी पतला होता है, नीचे वाला भाग भी पतला होता है। जो मध्य का भाग होता है वो तरकु रूप में होता है, मतलब बीच में फूला हुआ होता है। फिर एक कुंभी रूप, नेपी फॉर्म। इस प्रकार के रूपांतरित जड़ में जड़ का जो आधारीय भाग होता है वो अत्यधिक फूलकर लगभग गोल हो जाता है तथा शीर्ष हिस्सा एकाएक पतला हो जाता है। इसमें शंक्वाकार तथा तरकु रूप मूलों की तरह बीज पत्रोधार तथा प्राथमिक मूल क्षेत्र से फूला हुआ पाया जाता है। ये क्षेत्र भी इस प्रकार की जो जड़ होती है वो लट्टू के आकार की दिखाई देती है। उदाहरण है बीट रूट जिसको बोलते हैं चुकंदर और सलजम, टर्निप। ठीक है,
ये देखो शलजम हमारा किसका उदाहरण था? कुंभी रूप नेपिफॉर्म का। तरकु रूप का उदाहरण है आपका मूली, और ये जो था आपका जो गाजर था वो शंक्वाकार रूप का उदाहरण था। फिर है कंदील। इस प्रकार के रूपांतरण में जो प्राथमिक जड़ होता है वो खाद्य पदार्थ के संग्रहण के फलस्वरूप अनियमित रूप से फूल जाते हैं। ये जो है देखो अनियमित रूप से फूल गया, इसमें प्राथमिक जड़ जो होता है वो द्वितीयक जड़ भी, प्राथमिक जड़ से क्या होता है, द्वितीयक जड़ भी लगा हुआ होता है। उदाहरण है गुलबास और परवल का पौधा। फिर है यांत्रिक आधार के लिए रूपांतरण। जो यांत्रिक आधार प्रदान करते हैं उसके लिए रूपांतरण कैसे होता है? तो अतिरिक्त आधार प्रदान करना यांत्रिक सहारा कहलाता है। जो अतिरिक्त आधार प्रदान करता है कोई पौधे को, उसको क्या बोलते हैं? यांत्रिक सहायता। मूसला जड़ वाले पौधे में यांत्रिक आधार के लिए हुए रूपांतरण को क्या क्या बोलते हैं? तो उसमें है सिर्फ एक पुष्पमूल। क्या बोलते हैं? पुष्पमूल, बल्ब ट्रीज रूट। कुछ उष्ण कटिबंधीय वृक्षों जैसे ट्रॉपिकल ट्रीज जो होते हैं उसके जो आधारीय क्षेत्र होते हैं, मतलब जो बेसिक नीचे का जो इकाई भाग होता है वो क्या कहलाता है? मुख्य जड़ की शाखाओं से, मुख्य जो जड़ होता है उसकी शाखाओं से द्वितीयक वृद्धि समय द्वितीयक कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो स्थूलन पदार्थ जो होते हैं, मतलब थिकिंग मटेरियल जो होते हैं, उसका जमाव ऊपरी हिस्से में होता है मुख्यतः, जिसके फलस्वरूप बोर्ड या तख्तानुमा रचनाएं बनती हैं जो कि जल संवहन के बदले यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। जो जल संवहन होता है उसके बदले क्या करता है? यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। वास्तव में यह जड़ होती है वह स्वभावगत आधा जड़ तथा आधा तना होती है। जो पुष्पमूल वाली जो जड़ होती है उस प्रकार की वो कैसी होती है? जड़ जो होती है वो स्वभावगत आधा तना होता है, उसका जो बिहेवियर होता है वो आधा तना के रूप में होता है, और आधा टाइप जो होता है वो जड़ के जैसा होता है। तो पहले से जो स्थित मूसला जड़ तंत्र होता है उसके भाग से तना क्या होता है? वो संयुक्त रूप से विकसित होता है, इसलिए इसे मूसला जड़ तंत्र के रूपांतरण के अंतर्गत रखा जाना उचित माना जाता है। उदाहरण है सेमल, साज या लॉरेल। फिर है नेक्स्ट आपका श्वसन हेतु रूपांतरण, मॉडिफिकेशन फॉर रेस्पिरेशन। श्वसन हेतु मूसला जो जड़ होता है उसमें रूपांतरण जो होता है वो समुद्र के किनारे जो लवणीय जल होते हैं, मतलब जो जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होता है या फिर दलदली जो भाग होता है ना, उस युक्त जो मृदा होते हैं उसमें वृक्ष में श्वसन हेतु द्वितीयक शाखाओं के रूपांतरण के रूप में विकसित होते हैं। न्यूमेटोफोर है उदाहरण इसका, न्यूमेटोफोर या श्वसन मूल। इसका उदाहरण क्या बोल सकते हैं हम लोग? न्यूमेटोफोर या फिर श्वसन मूल। लवणीय जल युक्त दलदली मृदा में, जो दलदल मृदा होता है समुद्र के आसपास वाला क्षेत्र, जो मृदा होता है उसमें पानी पड़ते जाता है तो वो दलदल का रूप ग्रहण कर लेता है, जिसकी पूर्ति के लिए पौधे की जो द्वितीयक जड़ें होती है वो धनात्मक प्रकाशानुवर्ती रचना ग्रहण कर लेती है। ऋणात्मक में क्या जाता है? जो जड़ होता है वो नीचे जाता है, लेकिन धनात्मक में ये जो जड़ होता है वो प्रकाश की दिशा की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो ये जो द्वितीयक जड़ें होती है, मतलब देखो यहाँ से हो गया मूलांकुर, यहाँ से निकल गया प्राथमिक जड़, फिर यहाँ से निकला द्वितीयक जड़, तो ये क्या होता है? ये जड़ ऊपर जाता जाता है। ठीक है, तो ये जो जड़ें होती हैं वो क्या होती है? धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होती हैं, और ये जो रचना होती है वो शंक्वाकार होती है। इस प्रकार का आकार लिए ऊर्ध्व अंग के रूप में वृद्धि करती है, तथा भूपटल से, मतलब जो जमीन होता है भूपटल, जिसको अगर यहाँ पे भूपटल है तो इससे क्या करता है? वो बाहर अनेक छिद्रों के धारण किए हुए रचना के रूप में वृद्धि करती है। ये भूपटल को, मतलब अपना ये हो गया आपका भूपटल, इसको चीर कर क्या चला जाता है? ऊपर चला जाता है ना। छिद्रों को वातरंध्र कहते हैं। जो छिद्र होते हैं जिस छेद से वो बाहर निकलते हैं, जो जड़ द्वितीयक जड़ें जो होती है वो बाहर निकलती है, उसको वातरंध्र बोलते हैं। लेंटिकल, तथा इन छिद्रों के द्वारा ही O2 तथा CO2 का आदान प्रदान वातावरण और पौधे के बीच में संपन्न होता है। ये सिर्फ किस पौधे में होता है? तो न्यूमेटोफोर। श्वसन हेतु जो रूपांतरण जड़ होता है न्यूमेटोफोर का पौधा उसमें होता है। उदाहरण है राइजोफोरा, एविसिनिया इत्यादि। ये है आपका उदाहरण। फिर है सहजीवी अंतःक्रिया का कारण रूपांतरण। दलहनी पौधे तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता वाले जीवाणुओं के बीच सहजीविता होती है। दलहनी मतलब दाल वाले जो पौधे होते हैं जिससे दाल मिलते हैं हमको, इनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता वाले जीवाणुओं के बीच सहजीविता होती है। नाइट्रोजन जो जीवाणु क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, उन जीवों के बीच सहजीविता होती है, जिसके कारण क्या होता है? इनमें निम्नलिखित प्रकार का रूपांतरण देखने को मिलता है। फिर है ग्रंथीय जड़, नोड्यूलेटेड रूट। दलहनी पौधों की जड़ों की सतह पर छोटी
छोटी छोटी ग्रंथिकाएं पाई जाती है, जिन्हें मूल ग्रंथिका कहलाते हैं। जो दाल होता है उसकी जो जड़ें होती है उसमें क्या पाई जाती है, छोटी छोटी छिद्र पाई जाती है, छोटी छोटी छेद पाई जाती है, जिन्हें मूल ग्रंथिका कहते हैं, रूट नोड्यूल्स कहते हैं। इन ग्रंथिकाओं में राइजोबियम जीवाणु सहजीवी के रूप में होते हैं। ये जो जीवाणु होते हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को लेते हैं। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है, गैसेस जो प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन को लेते हैं और अमोनिया अर्थात नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया कहलाती है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, क्रिया किसमें होती है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया कैसे होती है पूछा जाएगा तो आप ये वाला टॉपिक लिख सकते हैं। ग्रंथिकाओं में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा पौधे का नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त होता है तथा बदले में पौधों के जीवाणुओं से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जो पौधे के जीवाणु जो होते हैं उससे क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। मूल ग्रंथिकाओं का निर्माण जो होता है वो जीवाणुओं की उपस्थिति होने वाली अत्यधिक तथा अनियमित कोशिका विभाजन के कारण होता है। उदाहरण है चना, मटर, सेम, उर्द, मसूर, जितने भी दाल वाले पौधे हैं उसमें। ये है आपका नोड्यूलेटेड रूट ऑफ लेग्यूमी। इसमें क्या पाया जाता है, देखो रूट नोड्यूलेट पाए जाते हैं प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट में। क्लियर। अपस्थानिक जड़ के रूपांतरण, भोजन संग्रह के लिए देखो इसको भी 3 प्रकार से बांटा गया है, भोजन संग्रह के लिए, आदान प्रदान के लिए और विशिष्ट जैविक कार्यों के लिए। तो भोजन संग्रह के लिए किन किन भागों में बांटा गया है, तो है कंदील मूल, गुच्छ मूल, हस्ताकार कंदील मूल, ग्रंथिल मूल, मणिका में मूल और वलयित मूल। कितने भागों में बांटा गया है, तो 6 भागों में बांटा गया है। कंदील मूल, गुच्छ मूल, हस्ताकार कंदील मूल, ग्रंथि मूल और मणिका में मूल, और उसके बाद है आपका वलयित मूल। इसके बारे में डिटेल अध्ययन इस टॉपिक के बाद करेंगे। ये आपका सिर्फ रूपरेखा है। फिर है आधार प्रदान के लिए स्तंभ मूल, अवस्तंभ मूल, आरोही मूल, चिपकन मूल और संकुचनशील मूल। फिर है विशिष्ट एवं जैविक कार्यों के लिए परिपाची मूल, जनन मूल, चुस्कांगी मूल, आर्द्रताग्राही मूल और प्लावी मूल। ठीक है, ये हो गया आपका 5 प्रकार का। इस प्रकार हमारा जो अपस्थानिक जड़ तंत्र के रूपांतरण जो है वो 3 भागों में अलग अलग प्रकार से किया गया है ना। इसका डिटेल में हम लोग अध्ययन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सीजी शिक्षा में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।